हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है दोस्तों? नव्या, ज्योति, पारुल, निशा, चंचल, दामिनी, वसुंधरा, प्रकाश, निधि, राची, रसना। कैसे हैं आप सभी लोग? संदीप, कैसे हैं सभी लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। सुषमा, पूनम, अभिलाषा, दीपक। मैं बहुत बढ़िया हूँ। परिधि, थैंक यू। लमो, थैंक यू थैंक यू। प्रिया, योगेश, अश्विन, दिवाकर। ठीक, चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। यस, मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ लगातार। और अभी क्या है कि आयरन डिफिशियंसी है। ठीक है, तो वो भी धीरे धीरे करके पालक वालक खा के ठीक कर लेंगे अपन। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी मॉर्निंग। चलिए। ऑल गुड। ओके, तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में, इंडियन ज्योग्राफी की इस क्लास में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि प्रतिदिन आप टॉपिक को पढ़ रहे होंगे और जो भी, मुझे लगता नहीं कि डाउट होंगे, पर फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप क्लास में आकर के पूछ सकते हैं। जैसे कल एक कमेंट में किया कि सर वो दादर और नागर हवेली जो है वो आई गेस 26 जनवरी 2020 से तो वो लागू हुआ था। ये जो अधिनियम पास हुआ है, अगर आप PRS की वेबसाइट पर जाकर के देखेंगे तो ये एक्ट 27 नवंबर 2019 को ही पारित हुआ है। तो हम एक्ट की तिथि लिखे थे उसमें, 31 अक्टूबर भी हमने एक्ट की तिथि लिखी हुई थी। ठीक है, तो वो इसलिए कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। यस पालक, ठीक। हाँ, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं कि सर ये इशू है, इसको हम ठीक कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू किया जाए सेशन को। शेल वी स्टार्ट? शुरू करें? तैयार हैं आप लोग? बहुत चीजें समझना है, उससे भी इंपॉर्टेंट बहुत सी चीजों को लिखना है हमें। ये इस पे हम चर्चा कर लेंगे। देखिए, ये इसलिए है क्योंकि पुडुचेरी जब इंडिया में मर्ज किया गया तो उसी रूप में मर्ज किया गया था। वो तीन अलग अलग जगह पर उनकी टेरिटरी थी, तो जिस रूप में वो था उसी रूप में भारत में मर्ज किया गया। यही कारण है कि वो तीन अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई देता है, तीन डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में दिखाई देता है। ठीक। हाँ, चले शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको याद होगा कि हम भारत का अब मैं चाहता हूं कि आप लोग फोकस करें। हम भारत का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे, हम इंडिया का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। और इसी सामान्य परिचय के तहत कल हमने राज्यों की चर्चा की कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इनसे जुड़े हुए कुछ तथ्यों की भी हमने चर्चा की कि भारत के सबसे बड़े राज्य, सबसे छोटे राज्य, इन सभी की बात की। मुख्य रूप से जो आपको याद रखना है कि भारत के सबसे बड़े राज्यों में राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर यूपी आता है। वहीं दोस्तों भारत के सबसे छोटे राज्यों में गोवा, सिक्किम, नागालैंड ये शामिल हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि भारत की जो तट रेखा है, इंडिया की जो कोस्टल लाइन है, वो 7,516 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से
6100 किलोमीटर की जो सीमा है वो मुख्य भूमि की सीमा है, वो मेनलैंड इंडिया की बाउंड्री है, और बाकी जो 7516 दी हुई है वो द्वीपों को मिला करके है। अब इसमें भी हमने जाना था कि भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो तटरेखा बनाते हैं। इन 9 राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल शामिल है। और अगर हम तटरेखा की लंबाई की बात करें तो हमने देखा था दोस्तों कि सबसे ज़्यादा कोस्टलाइन गुजरात के पास है। गुजरात के बाद जैसे ही आप आते हैं तो आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु। अगर राज्यों की बात करें तो सबसे कम तटरेखा गोवा के पास है, लेकिन अगर हम पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में सबसे कम तटरेखा पुडुचेरी के पास है, ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर। और पूरे भारत में चाहे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को जोड़ दें तो अंडमान और निकोबार, इसकी तटरेखा लगभग 1900 किलोमीटर लंबी है, विच इज़ वेरी ह्यूज। बहुत बड़ी तटरेखा है अंडमान और निकोबार की, क्योंकि 500 से ज़्यादा द्वीप हैं, 500 से ज़्यादा आइलैंड है, जिस वजह से इसकी तटरेखा बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो सवाल आपसे यही पूछा जाएगा कि भारत के कितने राज्य तटरेखा से जुड़े हुए हैं? 9 राज्य। सबसे ज़्यादा तटरेखा गुजरात की, सबसे कम किसकी? गोवा की। सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार की, सबसे कम पुडुचेरी की। टॉप 3 गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कुल तटरेखा की लंबाई 7500। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अंडरस्टूड? ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ओके। फिर हमने एक और बात पढ़ ली थी, हमने एक और बात डिस्कस की थी कि सर भारत की जो स्थलीय सीमा है, जो इंडिया की टेरेस्ट्रियल बाउंड्री है, वो 15,200 किलोमीटर लंबी है। याद है आपको? 15,200 किलोमीटर लॉन्ग इंडिया की कोस्टल बाउंड्री है। और ये कितने देशों से जुड़ती है? सर 7 देशों से जुड़ती है। और भारत के 16 राज्य, 16 स्टेट और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। रिवीजन कर रहे हैं जो हमने कल पढ़ा था। अब इन 7 देशों में भी हमने देखा था कि सबसे ज्यादा सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ है। भारत की प्रश्न पूछा था लगभग 4096 किलोमीटर। उसके बाद चीन आता है लगभग 3488 किलोमीटर। फिर पाकिस्तान आता है लगभग 3300 किलोमीटर के आसपास, 3300 किलोमीटर के आसपास। फिर आप देखें तो नेपाल आता है लगभग 1700 किलोमीटर। फिर आप देखेंगे दोस्तों तो म्यांमार आता है लगभग 1600 किलोमीटर। उसके बाद आप देखें तो भूटान 699 किलोमीटर। और आखिरी में आता है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। तो ये हमने क्रम भी याद किया था कि सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ है और सबसे कम सीमा किसके साथ है। अगर हम 16 राज्यों की बात करें तो हमने यहां से पढ़ना शुरू किया था कि सर सबसे पहला राज्य है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, फिर पंजाब, फिर ऊपर जाएंगे तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो ये वो राज्य हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। तो आंकड़े याद करने भी नहीं है, नो नीड टू रिमेंबर। आप एक रफ डेटा याद रखो, ठीक है? बस एक रफ डेटा याद रखो। जैसे मैंने आपको एक रफ डेटा बोला यहाँ पर 1600 1700, एक रफ डेटा तो पता होना चाहिए आपको। बस चाइना बांग्लादेश के साथ याद रखो कि 4096 किलोमीटर है, भूटान के साथ याद रखो 699 है, और अफगानिस्तान के साथ याद रखो 106 है। क्योंकि
प्रश्न ये आ जाता है कि सबसे ज्यादा बॉर्डर हम किसके साथ शेयर करते हैं, जवाब होगा बांग्लादेश। और सबसे कम सीमा हम किसके साथ शेयर करते हैं, तो जवाब होगा अफगानिस्तान। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें, अंडरस्टूड, यस और नो। फिर हमने एक और टॉपिक पढ़ा था कि सर भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं, इंडिया के कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि लैंड लॉक हैं, जो कि भू आविष्ठित हैं। अब लैंड लॉक कितने थे, तो सर 5 ऐसे राज्य हैं जो पूर्ण रूप से भू आविष्ठित हैं। याद कीजिए मैप में, तो सर मध्य प्रदेश, नहीं ऊपर से याद करते हैं क्रम से। सर सबसे पहले था हरियाणा, हरियाणा के बाद एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये 5 राज्य, हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। अगर यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो सर 4 यूटी ऐसी हैं जो लैंडलॉक हैं। कौन कौन सी लैंडलॉक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली और चंडीगढ़। लेकिन इसमें से भी देखा जाए, अगर आपसे पूछें कि पूर्ण स्थलबद्ध कौन है, कंप्लीटली लैंडलॉक कौन है, तो कंप्लीटली लैंडलॉक में सर 2 ही आएंगी, एक चंडीगढ़ और एक दिल्ली। क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं। बाकी पुडुचेरी, दादर दमन दीव, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इन सभी की तटीय रेखा है, इन सभी की कोस्टल बाउंड्री है। ठीक है, तो हमने भू आविष्ठित राज्य भी याद किए थे। बताओ यहां तक सारी बातें याद हैं, यस और नो, सारी बातें याद हैं, जल्दी बताओ। कोई डाउट, कोई समस्या यहां तक? रिवीजन भी हो गया जो हमने कल पढ़ा हुआ था, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, देखो जितनी बार रिवीजन करोगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है डाउट, बढ़िया, वेरी गुड। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। तो ये तो हो गया, यही पढ़ना था, अब थोड़ी देर से पढ़ते हैं। कल हमने हेडिंग क्या लगाई थी दोस्तों, लास्ट मुझे हेडिंग बताइए नंबर के साथ। कल हमने आपको एक हेडिंग लगवाई होगी नंबर के साथ। मुझे ये याद है कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के प्रकार पढ़ना था, टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री पढ़ना था, लेकिन हेडिंग क्या थी? हाँ क्वेश्चन है कोई आनंद का, बताइए प्लीज आनंद आपका क्वेश्चन। नव्या का भी एक क्वेश्चन है। 1.4, ठीक। अरे हाँ एक चीज तो और रह गई, एक चीज और रह गई, पहले प्रश्नों के जवाब देना है आप लोगों को। राइट राइट राइट। और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के प्रकार। पहले मुझे एक बात बताएं, कल हमने आपको कुछ प्रश्न दिए थे क्या लिखने के लिए? प्रश्न थे कल, क्वेश्चंस थे कुछ? ठीक है, 5 मिनट में पहले उनके मॉडल आंसर डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि जो लोग पहली बार आंसर राइटिंग कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। थैंक यू थैंक यू। बताएं, एक एक प्रश्न बताएं पहले। पहले हटाया गया था एक्ट 31 अक्टूबर 2019 को है। सर गुजरात और अंडमान निकोबार में किसकी सीमा ज्यादा है? अंडमान और निकोबार की सीमा ज्यादा है नव्या। ये हम पढ़ेंगे आनंद, अभी हमें पढ़ना है भारत के द्वीप, तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये सेंटलीज एक आइलैंड का नाम ही है, ठीक है? ठीक, पहला प्रश्न हमने आपको जो दिया था, ये प्रश्न था DST, डे लाइट सेविंग
टाइम कितने नंबर में था? 3 नंबर में, है ना। तो इसमें आपको क्या करना था, इसकी परिभाषा लिखना था, इसकी डेफिनेशन लिखना था। तो सीधा सीधा आप जवाब क्या लिखते, मान लीजिए कि ये आपकी कॉपी है इस तरह से, ये आपको 3 लाइन दी गई हैं, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन मान लेते हैं। तो यहाँ से आप लिखना शुरू करते कि यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत गर्मियों के दिनों में किसी देश या क्षेत्र के समय को उसके मानक समय से 1 घंटे पीछे आगे कर दिया जाता है और शरद ऋतु में 1 घंटे पीछे कर दिया जाता है। यही आपको लिखना था। और आप ये लिख सकते थे, जो आपका तीसरा पॉइंट बनता, कि वर्तमान में यूरोपीय यूनियन इसका प्रयोग कर रहा है। करंटली EU इज यूजिंग DST। इतना आपको लिखना था 3 नंबर के जवाब में। ठीक है, ओके। चले, एक प्रश्न हो गया 3 नंबर का। दूसरा प्रश्न क्या है दोस्तों, सेकंड। तो 2 लाइन में आपकी परिभाषा आएगी और बिल्कुल सिंपल लिखना, चेंज मत करना उसको। ठीक है, ऐसा एक हेडिंग लगाना, यहाँ परिभाषा लिखना, ये आपकी 2 लाइन हो गई। और फिर तीसरी लाइन में लिख देना कि वर्तमान में EU इसका प्रयोग कर रहा है, यूरोपीय यूनियन इसका प्रयोग कर रहा है। भारत डे लाइट टाइम का उपयोग क्यों नहीं करता, समझाइए। कितने नंबर में है दोस्तों ये? भारत DST का प्रयोग क्यों नहीं करता, समझाइए। कितने नंबर में है बताइए एक बार? 5 नंबर में। ठीक, चलिए ये वाला प्रश्न हम यूज कर लेते हैं। अब देखो, हमें 5 नंबर में इस जवाब को लिखना है, तो सबसे पहले क्या किया करो, आंसर को फ्रेम किया करो लिखने से पहले। तो फ्रेम कैसे करोगे कि सर अगर मैं ये जवाब लिखूंगा तो सबसे पहले मैं DST क्या है ये बता दूंगा, फिर साथ ही साथ मैं ये बता दूंगा कि इसकी शुरुआत कब हुई और वर्तमान में EU इसका प्रयोग कर रहा है। फिर हम बता देंगे कि भारत इसका प्रयोग क्यों नहीं कर रहा है और 3 पॉइंट बता देंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास इतने सारे पॉइंट नहीं है कि हम 5 नंबर का जवाब लिख दें। तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसका प्रयोग हम इस जवाब को लिखने में करेंगे। तो परिभाषा वही होगी। परिभाषा के बाद इसी परिभाषा में आप ये लिख सकते हैं कि इसकी शुरुआत 1916 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया के द्वारा की गई थी और वर्तमान में यूरोपीय यूनियन इसका प्रयोग कर रहा है। निम्नलिखित कारणों से भारत DST का प्रयोग नहीं करता। तो लगभग आपकी 4 लाइन खत्म हो जाएंगी ये भूमिका को लिखने में। अब आपने 4 लाइन में कोई पॉइंट नहीं बनाया, आपने सीधा पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा है। लेकिन अब जो आप ये 4 पॉइंट लिखोगे आपका आंसर ऐसा बनेगा, यहां से आप लिखना शुरू करोगे तो ये मान के चल रहा हूं मैं कि लगभग 4 लाइन आपकी समाप्त हो जाएंगी। फिर यहां आप कारण लिखोगे 1 2 3 ऐसा करके। तो पहला कारण आप क्या लिखोगे कि चूंकि भारत भूमध्य रेखा से बहुत अधिक दूरी पर नहीं है और परिणाम स्वरूप भारत में दिन और रात की अवधि में बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता, ये लिख देंगे। फिर दूसरा वही कारण है कि DST का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा का बचत करना है, लेकिन बहुत से उपकरण दिन के 24 घंटे चलते हैं। और तीसरा आप लिख देंगे कि अध्ययनों से पता पड़ा है कि इसका स्वास्थ्य और सर्केडियन रिदम पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी होती है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर मेंशन करना, ठीक है। ये 3 पॉइंट। अब आप सोच रहे हैं ना कि मैंने उद्देश्य ऊपर क्यों नहीं लिखवाया, क्योंकि हम यहाँ कारण में उद्देश्य बता देंगे। ठीक, तो आपका एक बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सा जवाब बन करके तैयार हो जाएगा। अंडरस्टूड? सारी चीजें क्लियर हैं, मुश्किल नहीं है। अगर फॉर्मेटिंग करेंगे तो मुश्किल नहीं है। ठीक, चलिए अगला बताइए। अगला प्रश्न, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे ना वो चंडीगढ़ वाली बात की। अब वो गाना मुझे याद आ गया तो मैं कल से वही गाना सुन रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से गया, मैंने गाना लगा दिया। हमारी मैडम जी बोली क्या हुआ भैया, मानसिक संतुलन थोड़ा सा हिल गया है क्या? ठीक है, मैं 10-12 बार सुन चुका हूँ तो जुबान पे आ गया। ऐसी मैं एक फिल्म देखने गया था अभी, जवान,
तो उसमें एक गाना है, चले आ करके गाना है, ठीक है, तो वो भी जुबान पे चढ़ गया, तो वो भी मैंने एक दिन तक सुना रेगुलर। नहीं, यही शब्द है आनंद, सर्केडियन रिदम। हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम। 8 से 9 लाइन मिलती है, 8 से 9 लाइन। क्या भारत हेतु 2 समय रेखा होना चाहिए? क्यों, थैंक यू राज। कितने नंबर में है, नंबर बताइए मुझे। तो मैं 1.5 घंटे का तो रखता हूँ क्लास। यार ऐसा नहीं है, मतलब 1.5 घंटे की तो क्लास है। 5 नंबर, ठीक है। क्या भारत के पास 2 समय रेखा होना चाहिए, इस पे आपको बताना है। ठीक, अच्छा प्रश्न है। वही पहले फॉर्मेटिंग बना लीजिए कि आप क्या लिखने वाले हैं इस प्रश्न में। तो इस प्रश्न में आपको 2 बातें बतानी होंगी। डिमांड क्यों है, रीजन कि क्यों होनी चाहिए, और रीजन क्यों नहीं होनी चाहिए, और आखिरी में कंक्लूजन। शुरुआत आप कहां से कर सकते हैं। भारत ने 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर को मानक समय रेखा अपनाया, लेकिन लगातार 2 मानक समय रेखाओं की मांग होती रही। फिर यहां पर आप एक टेबल बना सकते हैं इस तरह से, जिसमें आप लिख सकते हैं मांग होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए, या और अच्छे तरीके से लिखें तो पक्ष में तर्क और विपक्ष में, ठीक है, और अच्छे से क्या लिख सकते हैं, पक्ष में और विपक्ष में तर्क। 2 पॉइंट यहां लिख दीजिए, 3, और 3 पॉइंट यहां लिख दीजिए, और आखिरी में कंक्लूजन। आखिरी में क्या लिख दीजिए, कंक्लूजन। तो आपका एक जवाब बन करके तैयार हो जाए। ठीक, तो जो हमने बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, अब वो यहाँ पर आपको शॉर्ट करके लिख देना है, और बहुत छोटा सा आपने परिचय दिया, फिर आपने पॉइंट लिखे, और आखिरी में आपने कंक्लूजन दे दिया। ये इसका सही तरीका होगा, ये इसका सही तरीका होगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। इस तरह से आप इस प्रश्न का जवाब लिखेंगे। ठीक है, तो वो एक ही आंसर है, अब दूसरा वाला भी यही है, तो उसको हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक, और कोई प्रश्न है इसके अलावा, एनी अदर क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम दिस। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो जितने लोग लिख पाए हैं, और जैसा मैं कह रहा हूं कि आप प्रीलिम्स की तैयारी भी कर रहे हैं, तब भी एक दो प्रश्न को जवाब लिखते रहिए। इससे आपका रिदम नहीं टूटेगा दोस्तों, और आंसर राइटिंग से आप जुड़े रहेंगे किसी ना किसी रूप में। ठीक, और जितने लोगों का अभी प्रीलिम्स नहीं है, तो आपने आंसर लिखा ही होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और आपको सिलेक्शन चाहिए। तो जब आपने आंसर लिखा, उसको एवेल्युएट कीजिए, और जैसा हमने बताया है तरीका यहाँ लिखने का, इस तरीके से आप दोबारा जवाब लिखिए, और देखिए कितना अंतर पड़ रहा है आपकी आंसर राइटिंग में। ठीक, और एक नोटबुक में या जहाँ भी एक फाइल के रूप में आप एक फाइल ले लो, उसमें आंसर को लिखते चला करो कि यार ये हमने मॉडल आंसर लिख लिया है, तो बाद में एग्जाम के समय हम एक बार इनको रिपीट कर लेंगे या एक बार इनको देख लेंगे। हो सकता है एक दो प्रश्न सीधे सीधे तौर पर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चले तो अब हम आगे बढ़ेंगे, अगले टॉपिक पर आएंगे। ठीक, तो हमें पढ़ना था अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर। यहीं पर एक अब पहले इसको हम समझते हैं, और साथ ही में इसको लिखते भी जाते हैं, समझ भी लेते हैं साथ में, और साथ में हम इसे लिख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती। सबसे पहले एक प्रकार होता है, इन्हें कहा जाता है प्राकृतिक, प्राकृतिक, या इसी को भौगोलिक सीमा भी कहते हैं। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमा, लिखते भी जाइए साथ में। नेचुरल, नेचुरल, या इसी को हम जियोग्राफिकल बाउंड्री के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो प्रकार होता है,
इसे कहा जाता है अक्षांशीय सीमा। अक्षांशीय सीमा, इंग्लिश में इसे हम कहते हैं लैटिट्यूडनल बाउंड्री। लैटिट्यूडनल बाउंड्री। और तीसरा जो प्रकार होता है दोस्तों, थर्ड जो टाइप होता है, इसे कहते हैं अध्यारोपित सीमा। इंग्लिश में इसे कहा जाता है सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री या सुपर इम्पोज्ड बॉर्डर। ये 3 प्रकार की सीमाएं होती हैं। अब हम एक एक के बारे में लिखेंगे, ठीक है, एक एक के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, जो पहला शब्द यहां दिया गया है यह है सर प्राकृतिक सीमा, या इसी को हम भौगोलिक सीमा, नेचुरल बाउंड्री या जियोग्राफिकल बाउंड्री के नाम से जानते हैं। अब आप मुझे बताइए कमेंट करके, क्या समझ में आ रहा है? जब आप ये शब्द सुन रहे हैं प्राकृतिक सीमा, नेचुरल बाउंड्री, तो दिमाग में क्या आ रहा है कि सर प्रकृति के द्वारा बनाई गई सीमा। तो प्रकृति सीमा कैसे बनाएगी? सर प्रकृति अगर कोई सीमा बनाएगी तो वो नेचुरल फीचर्स के द्वारा बनाएगी, वो प्राकृतिक कारकों के द्वारा बनाएगी। और प्राकृतिक कारक या नेचुरल फीचर क्या होते हैं? तो सर प्राकृतिक कारकों में कोई पर्वत हो सकता है, कोई नदी हो सकती है, कोई झील हो सकती है, कोई पठार हो सकता है। तो जब दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा, माफ करें, जब दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण प्राकृतिक कारकों के द्वारा होता है, नेचुरल फैक्टर्स या फीचर्स की वजह से होता है, तो ऐसी सीमा को हम प्राकृतिक सीमा के नाम से जानते हैं। तो हमें क्या लिखा? तो हम इसमें लिख सकते हैं कि प्राकृतिक प्राकृतिक कारकों प्राकृतिक कारकों से निर्मित सीमाएं, बाउंड्रीज फॉर्म्ड बाय नेचुरल फीचर्स, बाउंड्रीज फॉर्म्ड बाय नेचुरल फीचर्स। ठीक है, तो ये समझ में आया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है, हमने मैपिंग वाली क्लास में भी ये पढ़ा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इनमें होते हैं उदाहरण, क्योंकि प्रश्न हमेशा क्या पूछे जाते हैं? उदाहरण के आधार पर कि सर इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। तो चलिए अब एक एक करके हम इसके उदाहरण लिखते हैं, एक एक करके हम इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सबसे पहला उदाहरण है वो है अराकान अराकान योमा पर्वत। अराकान योमा पर्वत। अब आपको दिखाते हैं ये कहाँ पर है। तो आप देख रहे हैं कि ये कौन सा देश है? तो सर ये म्यांमार है और ये हमारा प्यारा भारत। तो यहाँ पर इस तरह से एक पर्वत है भारत और म्यांमार की सीमा पर, और इसी पर्वत का नाम है अराकान योमा पर्वत। तो क्या अराकान योमा पर्वत भारत और म्यांमार ने बनाया? नहीं, ये तो प्राकृतिक रूप से बना है, नेचुरल रूप से बना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा कि सर अराकान योमा पर्वत किसकी सीमा बनाता है? भारत और म्यांमार की सीमा बनाता है, इंडिया और म्यांमार की बाउंड्री बनाता है। ठीक, इसी तरह अगर हम देखें हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, अब चूंकि तिब्बत नहीं है, लेकिन हिमालय पर्वत शुरुआत से ही भारत और तिब्बत के बीच में एक सीमा का काम करता रहा है। अब अलग है, अब मैकमोहन लाइन है, वो सारी चीजें हैं, पर शुरुआत में हिमालय पर्वत ही भारत और तिब्बत के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बनाता था, नेचुरल बाउंड्री बनाता था। आप देख भी सकते हैं कि ये पूरा क्षेत्र किसका है? तो ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं ये तिब्बत है दोस्तों, है ना। तो इसके बीच में बाउंड्री कौन बनाता था? हिमालय पर्वत, हिमालय माउंटेन। ठीक है, इसके बाद एक है जूरा पर्वत। नाम सुना होगा आप लोगों ने, पढ़ा है हमने यूरोप के मैप में।
तो जो जूरा पर्वत है, जो जूरा माउंटेन है, ये किसके बीच में सीमा बनाता है? तो सर ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में सीमा बनाता है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में सीमा बनाता है। दो देश, बड़े फेमस देश, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की बॉर्डर कौन बनाता है? बहुत बढ़िया जवाब भी आ रहा है कि सर इसकी सीमा बनाता है जूरा पर्वत। ठीक, आगे देखिए। अब इसके बाद नंबर 4, जूरा पर्वत के बाद एक और हमने पढ़ा था पायरेनीज पर्वत। पेनाइन नहीं, पायरेनीज पर्वत। याद आ रहा है आप लोगों को? और पायरेनीज पर्वत किसकी सीमा बनाता था? तो सर ये फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाता था। याद आ रहा होगा, इस तरह से पढ़ा था हमने कि सर ये कौन सा पर्वत है? ये पायरेनीज पर्वत है। यहां पर स्पेन, यहां पर फ्रांस। ठीक है, फ्रांस और स्पेन की सीमा, पायरेनीज पर्वत। यस और नो, याद है आप लोगों को? ठीक है, फिर आप देखें नंबर 5, अगर हम इसका उदाहरण लें तो एक उदाहरण बनता है राइन नदी। राइन नदी, अब राइन नदी किसके बीच में सीमा बनाती है? तो राइन नदी की घाटी याद आ रही होगी आपको, बहुत ही खनिज संपन्न घाटी है, मिनरल रिच है बहुत ज्यादा। तो राइन नदी मुख्य रूप से जर्मनी और फ्रांस के बीच में बहती है। तो ये किसकी सीमा बनाता है? फ्रांस और जर्मनी की सीमा। फ्रांस और जर्मनी की, फ्रांस और जर्मनी की बॉर्डर बनाता है। अब देखें और आगे बढ़ें तो 5 महान झीलें, 5 महान झीलें जिसमें से एक छोड़ दें तो सिर्फ आप महान झीलें लिख लो, ग्रेट लेक्स। तो ग्रेट लेक्स कहां पर है सर? याद आ जाएगा हमें, हमने पढ़ा है कि ये जो ग्रेट लेक्स हैं ये तो अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर पर है। ठीक है, होम्स के नाम से हमने याद किया था, याद है आपको? ठीक है, यूरोन है, मिशिगन है, ओंटारियो है, ठीक है, इरी लेक है, ये सारी झीलें हमने याद की थी। सुपीरियर, ठीक, हमने याद किया था इनको बहुत अच्छे से। ओके, कनाडा, अमेरिका, तो ये किसकी सीमा बनाती हैं एक प्रकार से? तो सर ये अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाती। ठीक, फिर नंबर 7 एक है रियो ग्रैंडे नदी, पढ़ा था हमने, जो कि अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती। रियो ग्रैंडे नदी, रियो ग्रैंडे रिवर, बिल्कुल अमेरिका के दक्षिणी भाग में बहती है, मैक्सिको और अमेरिका की बॉर्डर बनाते हुए, रियो ग्रैंडे नदी। फिर इसी तरह दोस्तों एक है एंडीज पर्वत, एंडीज माउंटेन। और एंडीज पर्वत किसकी सीमा बनाता है? तो ये चिली, चिली और अर्जेंटीना के बीच में, चिली और अर्जेंटीना। और एक आखिरी हम लिख लेंगे आमुर नदी, आमूर नदी, जो कि चीन और रूस के बीच में है, चाइना और रशिया के बीच में सीमा बनाती है, आमूर नदी। ठीक है, चिली और अर्जेंटीना। हाँ, सेंट लॉरेंस नदी ये भी लिख सकते हैं। और सेंट लॉरेंस नदी किसी का हिस्सा है? तो वो भी महान झीलों का हिस्सा है, ग्रेट लेक्स का हिस्सा है। ठीक है, ग्रेट लेक्स का ही हिस्सा है वो भी। तो ये दोस्तों उदाहरण पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल ही आपसे प्रश्न में हमेशा पूछे जाते हैं कि कोई भी उदाहरण आपको दे देगा और बोलेगा कि बताओ भैया ये सीमा कौन बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है, तो एग्जाम्पल्स दे दिए जाते हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। यूराल पर्वत जो कि एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है। ठीक, एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है, वेरी गुड। ठीक, अच्छा, इसी टॉपिक में जहां आपने लिखा है उसमें लिख लीजिए एक पॉइंट और, जहां पर आपने हेडिंग लगाई है इसे पीडीएफ से भी पढ़ना है, ऑल्सो रीड फ्रॉम दी पीडीएफ। मैं 2 दिन में आपको इसका पीडीएफ तैयार करके दूंगा। अभी मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं इस टॉपिक के बारे में, और तो उसमें हम क्या करेंगे कि बफर स्टेट क्या होता है, फ्रंटियर क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के प्रकार क्या होते हैं, वो सब मैं उसमें लिख दूंगा।
तो उससे क्या है कि एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब चूंकि आपके एग्जाम के लिए वो ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या पता एक आध बार ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो कम से कम आपकी तैयारी रहेगी। आपके एग्जाम में ये है तो ये मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो वो आप एक बार लिख लीजिएगा कि पीडीएफ से पढ़ना है। मैं 3 दिन में आपको ये पीडीएफ दे दूंगा इसका, ठीक। तो एक टॉपिक पढ़ना है, लिखना नहीं है उसमें से कुछ भी, बट पढ़ना जरूर है, आप पढ़ना जरूर है दोस्तों। मदन की खाड़ी, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ा जाए। ओके, तो सर ये तो हो गई प्राकृतिक सीमा, नेचुरल बाउंड्री। क्लियर, इसमें कोई डाउट है? अभी हम पूछेंगे प्रश्न, याद है आपको, हमारी आदत वही है दोस्तों, पहले लिखेंगे, आपको याद कराना है, दैट्स द पर्पस। ठीक है, अभी लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है, अभी याद रखना है। चलो, ऑल गुड, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, प्राकृतिक सीमा कंप्लीट हो गई। अब हमें दूसरी सीमा की बात करना है, सेकंड, और ये है अक्षांशीय सीमा। कौन सी सीमा है? अक्षांशीय सीमा, लैटिट्यूडनल बाउंड्री। तो अब इसका अर्थ क्या है? अगर फिर से हम इसको समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल सा मतलब है दोस्तों, कि जब किसी अक्षांश रेखा को दो देशों के बीच की सीमा मान लिया जाता है तो उसे हम अक्षांशीय सीमा कहते हैं। अंडरस्टूड? बहुत सिंपल है कि व्हेन अ लैटिट्यूड इज कंसीडर्ड एज द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन टू कंट्री, इट इज नोन एज द लैटिट्यूडनल बाउंड्री। इसी तरह देशांतरीय सीमा भी होती, ठीक है। पर चूंकि देश इस तरह कम होते हैं इसलिए देशांतरीय सीमा आपको देखने नहीं मिलती, लॉन्गिट्यूडनल बाउंड्री देखने के लिए नहीं मिलती, पर अक्षांशीय सीमा देखने के लिए मिलती है, लैटिट्यूडनल बाउंड्री देखने के लिए जरूर मिलती है, ठीक है। अब इस बात को जरा समझें, ध्यान दें एक एक टॉपिक पर और अच्छे से इसको समझें। तो इसमें परिभाषा में हम क्या लिख सकते हैं कि अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा के द्वारा बनाई गई सीमा, बाउंड्री डिटरमाइंड बाय द लैटिट्यूड। अच्छा, मैं आपको शॉर्ट में लिखवा रहा हूं लेकिन मैं बोल पूरा रहा हूं आपके लिए ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ये मेंस में आने की संभावना कम है, पर मेंस में आ जाएगा तो कैसा लिखेंगे कि जब किसी अक्षांश रेखा को दो देशों के मध्य, जब किसी अक्षांश रेखा को दो देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में चिन्हित किया जाता है तो इसे अक्षांशीय सीमा कहते हैं। इस तरह से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। इंग्लिश में सिंपल सिंपल आप अभी लिख दें कि अक्षांश रेखा के द्वारा बनाई गई सीमा, बाउंड्री विच इज इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन टू कंट्री डिटरमाइंड बाय द लैटिट्यूड। अब इसके उदाहरण क्या है? वही मसला, हमेशा हमें किसकी बात करनी है? हमें उदाहरण की बात करनी है, एग्जाम्पल की बात करनी है, ठीक। तो इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है 49 डिग्री का उत्तरी अक्षांश, 49 डिग्री का नदर्न लैटिट्यूड। ये किसके बीच में सीमा रेखा बनाता है? सर, अमेरिका और कनाडा के बीच में बाउंड्री बनाता है, यूएसए और कनाडा के बीच में बाउंड्री बनाता है, ठीक है। बिल्कुल निकल सकता है दोस्तों, ठीक है। टीना डाबी देखिए, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब निकल गया। अगला 38 डिग्री का उत्तरी अक्षांश, ये किसके बीच में सीमा बनाता है? तो सर, ये उत्तर कोरिया, ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में सीमा बनाता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में बाउंड्री बनाता है। तो यही दो प्रमुख उदाहरण हैं, बाकी और भी हैं तो अब उन सबके बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये दो इंपॉर्टेंट हैं तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? कोई समस्या? ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और तीसरी सीमा की बात करते हैं, और जो तीसरी सीमा है दोस्तों ये है अध्यारोपित सीमा।
तीसरी सीमा कौन सी है? अध्यारोपित सीमा, सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री, सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। अध्यारोपित सीमा। अब पहले इसको जरा समझ लीजिए, फिर हम आगे बनेंगे, फिर आगे इसको पढ़ेंगे। देखो, इस शब्द को समझो। इस शब्द में क्या है? इम्पोज्ड, रोपित। तो हम इम्पोज्ड का मतलब क्या होता है? हमारी सिंपल भाषा में हम बात करें तो सर, इम्पोज्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को थोपना। जब कोई भी चीज आप किसी पर थोप देते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इम्पोज। तो सर, थोपने का मतलब क्या है? थोपने का मतलब ये हुआ कि मैं ये चीज नहीं चाहता, लेकिन आपने जबरदस्ती मेरे ऊपर डाल दिया है, तो अब मुझे ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि आपने बोला है तो हमें फिर ये काम करना पड़ेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? इम्पोज्ड। अब इसी परिभाषा को आप देशों की सीमाओं के बीच में अप्लाई करो और समझें इस बात को। जैसे मान लीजिए कि पहले ये एक अच्छा भला देश था। ठीक है, अच्छा भला देश था। किसी लड़ाई हो गई दो गुटों के बीच में, और उन्होंने कहा कि देखो, ये हिस्सा तुम्हारा और ये हिस्सा, किसने? लीडर्स ने डिसाइड किया, लोगों ने डिसाइड नहीं किया, लीडर ने डिसाइड किया कि ये हिस्सा तुम्हारा, ये हिस्सा हमारा। ना लोगों से पूछा गया, ना लोगों की राय ली गई, लोग इससे सहमत नहीं थे, लेकिन लोगों के ऊपर ये सीमा रेखा थोप दी गई। इसी को हम बोलते हैं सुपर इम्पोज्ड या अध्यारोपित सीमा। समझ पा रहे हैं इस बात को? इसमें क्या होता है कि ना ही लोगों के विचारों, ना ही लोगों की सभ्यता, ना ही लोगों की संस्कृति, उनके पारिवारिक संबंध, उनके भावनात्मक संबंध, इन सभी चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता, बस एक सीमा रेखा खींच दी जाती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यूरोप के देश, अफ्रीका के देश। आप अफ्रीका के देशों को देखिए, जब हमने वर्ल्ड मैप पढ़ा था तब भी हमने देखा था, अभी भी आप देखिए अफ्रीका के देशों को, तो वहां पर जितनी भी सीमा रेखाएं हैं सब आपको इस तरह मिलेंगी, ऐसे ऐसे। कभी आपने देखा है कि ये देश की सीमाएं हैं, या फिर आपने सांप सीढ़ी का खेल बना दिया है स्केल की सहायता से? मतलब ये हुआ कि अफ्रीका की सीमाएं यूरोप की टेबल पर बैठकर खींच दी गई। तो होने क्या लगा? होने ये लगा कि जो लोग एक जैसे विचार रखते थे, एक जैसे जिनके धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्य थे, अब वो दो अलग अलग देशों में रहने लगे। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि एक व्यक्ति है जो सिंपल है कि हिंदू धर्म को मानते हैं, और आपने क्या किया? जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग थे, बीच में आपने एक लाइन खींच, आधे यहां और आधे यहां। ये गलत है या नहीं है? जब एक से सांस्कृतिक विचार हैं, जब एक सी सोच है, तो इनको साथ में रखना चाहिए। आपने अलग अलग कर दिया। अब क्या हुआ? ये जो देश है ए और ये जो देश है बी, मान लीजिए कि यहाँ कोई और पंथ है, कोई और संप्रदाय है, तो इससे क्या होगा दोस्तों? ये माइनॉरिटी बन गए। अब जब ये माइनॉरिटी बने तो इनके अधिकारों में कमी आ गई। अधिकारों में कमी आई तो ये अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगे। उपेक्षित महसूस करने लगे तो गृह युद्ध शुरू। और आप देखिए, अफ्रीका में सबसे ज्यादा गृह युद्ध होते हैं। और यहीं पर हमें हमारे देश का सम्मान करना चाहिए, हमारे संविधान निर्माताओं का सम्मान करना चाहिए कि क्या गजब संविधान बनाया है दोस्तों, गजब। कौन जितने देश हैं सबके संविधान फेल हो गए। भारत में भी आप जानते हैं जो मुस्लिम समुदाय है वो माइनॉरिटी के रूप में शुरुआत से, लेकिन कभी भी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा। सभी को समान अधिकार दिए गए। आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी वर्ग के हैं, आपको सभी सेवाएं मिलेंगी। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये नहीं होगा कि आप फला फला संप्रदाय से आते हैं तो आपको एग्जाम देने ना मिले, आपकी फला जाति है तो आपको एग्जाम देने ना मिले। आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म, आप एग्जाम दीजिए, ये आपका अधिकार है, फंडामेंटल राइट। आप मान के चलें दोस्तों, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे ना, आपको समझ में आएगा कि जो हमारे एंसेस्टर थे,
जिन्होंने संविधान बनाया, जो हमारे पुराने लीडर्स हुए जवाहरलाल नेहरू से अब तक, हर एक नेता, हर एक प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कितना किया है इंडिया। ठीक है, तभी तभी आप सोचिए कि भारत में अब तक कभी भी आपको सिविल वॉर देखने नहीं मिला, गृह युद्ध देखने नहीं। ठीक है, छोटे दंगों को आप गृह युद्ध नहीं कहते। गृह युद्ध देखना है तो अफ्रीका में जाकर के देखिए, देश बट जाते हैं। इतने सारे देश हैं, सूडान, दक्षिण सूडान बन गया, इथियोपिया से एरिट्रिया निकल के अलग हो गया, है ना। तो ये होता है, इसीलिए आई ऑलवेज से कि रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना। देखो, मांग तो होती रहेगी, मांग होती रहेगी, सेपरेट को हमेशा यार कुछ एलिमेंट तो होते हैं, लेकिन हमेशा मैं एक चीज कहता हूं कि आप पॉजिटिविटी को देखिए। कुछ मूर्खों की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि हमारा देश कमजोर हो गया। ठीक है, कुछ ना कुछ तो चलते ही रहता है ना यार। शुरुआत में आप देखिए, जब हम बने तो जम्मू कश्मीर को एक अलग देश बनना था, हैदराबाद को पाकिस्तान के साथ मर्ज होना था, तमिलनाडु वॉज डिमांडिंग फॉर द सेपरेट नेशन। क्या हुआ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीजें बेहतर हो जाती। आप जाकर के पंजाब वालों से पूछेंगे ना कभी क्या उन्हें खालिस्तान चाहिए, पूरे पंजाब में आपको 1% लोग ही मिलेंगे कहेंगे हमें खालिस्तान चाहिए। बिकॉज उन्हें पता है, उन्हें पता है कि भारत जैसे महान देश के साथ जब तक सब जुड़े हैं, हम सब ने भारत को बनाया है दोस्तों। पंजाबियों का भी उतना ही योगदान है भारत को बनाने में जितना किसी और का है ना। तो कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से ये चीजें निकल के आती है, बाकी तो चीजें आपको पता ही है। ठीक, बाकी चीजें आपको पता ही है कि क्या चलती रहती है, तो इसलिए इन चीजों पर ध्यान नहीं। तो ये आपको याद रखना, ये होती है सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री, ये होती है। ठीक है, क्लियर है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, ये मैं लिखवाऊंगा आपको बोल के परिभाषा। इसका उदाहरण जो है दोस्तों, एग्जाम्पल, वो है भारत पाकिस्तान सीमा, और दूसरा उदाहरण है भारत चीन सीमा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ लाइन से जानते हैं। ये रेड क्लिफ साहब ने खींची थी बिना इस बात को ध्यान में रखे हुए कि विचार क्या है। बलूचिस्तान नेवर वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, वो हमेशा भारत का ही हिस्सा रहना चाहता था। ठीक है, पर वो एक रेखा खींच दी गई। इसी तरह भारत और चीन के बीच में जो सीमा है उसे हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। 1914 में, 1914 में ये लाइन जो है वो हेनरी मैकमोहन ने ड्रॉ की थी, हेनरी मैकमोहन ने ड्रॉ की थी। ठीक, चलें, तो अध्यारोपित सीमा के बारे में लिख रहे होंगे कुछ बातें, लिखें। ये सीमाएं स्थानीय लोगों के राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन की उपेक्षा करती हैं। These boundary ignore the political, cultural and social lives of the local। लिख लीजिए। अब कनाडा में 2.6% वोट है। ओके, और वहां पर जो कनाडा की सरकार चल रही है उसमें खालिस्तान की जो पार्टी है, वो खालिस्तान समर्थन करने वालों की पार्टी है, उसका रोल है। तो पॉलिटिकल प्रेशर है। ठीक है, चलिए, दो उदाहरण लिख लीजिएगा। अच्छा, एक और उदाहरण लिख लें इसमें, डूरंड रेखा। पहले ये लिख लें परिभाषा, फिर मैं आपको उदाहरण लिखवा देता हूँ। परिभाषा लिख लें, फिर हम आपको उदाहरण लिखवा देते हैं। ये लिखी हुई है सामने। ये सीमाएं स्थानीय लोगों के राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन की उपेक्षा करते हैं। यार वो मुझे क्लास के बाद बताना, आज एक छोटा सा ना एक्सपेरिमेंट करना है मुझे। देखना है कि एक पीडीएफ है वो आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है, मतलब बोर्ड में सॉफ्टवेयर में इशू तो नहीं है कुछ। ठीक, तो क्लास के बाद थोड़ा सा मुझे रिकॉल करा देना कि सर 2 मिनट आप वो पीडीएफ और अप्लाई कर लो, अगर हो गया तो थोड़ा और बेहतर हो जाएगा।
नहीं नहीं, वो नहीं लिखना है, वो नहीं लिखना है, एग्जाम्पल मत लिखना, सिर्फ परिभाषा लिखना। हो गया, चलो अब ध्यान दो। अब उदाहरण मेरे साथ लिखो आप लोग। चलिए उदाहरण लिखिए। पहला आपने परिभाषा लिख ली, दूसरा उदाहरण। सबसे पहले लिखें रेडक्लिफ रेखा, रेडक्लिफ लाइन। भारत पाकिस्तान। मैकमोहन रेखा। भारत। डूरंड रेखा। भारत पाकिस्तान तथा भारत, सॉरी 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 सॉरी, भारत अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ग्रीन लाइन, ग्रीन लाइन। इजराइल और फिलिस्तीन, इजराइल और फिलिस्तीन। ठीक है, डन है, हो गया। ग्रीन लाइन पे स्पेशल हाईलाइट कर देना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों कि ग्रीन लाइन किसके बीच में। ठीक है, हो गया। ये हैं सीमाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ बाउंड्री, सीमाओं के प्रकार। ठीक, बहुत बढ़िया। देखो, कहने आदर्श स्थिति तो यही है कि धर्म और राजनीति को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। हमेशा हर जगह धर्म और राजनीति मिलते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, ये नागरिकों पर निर्भर करता है कि वो किस तरह की राजनीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आइडियल तो ये है कि नहीं मिलना चाहिए, पर वास्तविकता ये होती नहीं है। सीधी सी बात है ना। अभी नहीं, जीरो लाइन हम पढ़ेंगे, अभी आप लोग नहीं, वो जब टॉपिक आएगा तब हम पढ़ेंगे। लेकिन मुझे आपको एक टॉपिक बताना था, लेकिन आप दिमाग से निकल गया। चलो अभी दिमाग में आएगा तो मैं दोबारा से आपको रिकॉल करा दूंगा। यहाँ तक बातें क्लियर हैं, यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं। ऑल गुड, आगे बढ़ा जाए। चलो, तो ये हमारा एक और टॉपिक हुआ, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री। ठीक है, चलें। तो अब हमारा अगला टॉपिक 1.5, भारत की, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया। अब एक बार फिर से हमें एक लिस्ट बनानी होगी, जो हम बना चुके हैं, पर ठीक है एक बार और बना लीजिए तो याद हो जाएगा। तो हम जानते हैं दोस्तों ऑलरेडी कि भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इंडिया के
16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 16 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी, 7 कंट्रीज के साथ टेरेस्ट्रियल बॉर्डर शेयर करते। इसमें सबसे पहले आता है बांग्लादेश। एक बार जल्दी जल्दी लिख लीजिए, ये तो रिवीजन भी हो जाएगा। फिर आता है चीन, ठीक। फिर आता है पाकिस्तान, 3323, बस ये और याद रखिएगा आप, 3323। फिर नंबर 4 पर नेपाल, लगभग 1700। नंबर 5 पर म्यांमार। नंबर 6 भूटान। और नंबर 7 अफगानिस्तान। ठीक, ये तो पता है। अब हमें ये भी डिस्कस करना है, अब जरा इस बात को पहले समझेंगे और फिर लिखेंगे कि भारत की समीप जलीय सीमा, नियर वाटर बाउंड्री, नियर वाटर बाउंड्री। ठीक, अब पहले इसको समझिए, जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, याद कीजिएगा, फिर हम लिखेंगे। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान को अब, ठीक, अब जरा ध्यान दें इस चीज पे, इस टॉपिक पर थोड़ा ध्यान दें, इसको समझे पहले आप। ठीक है, क्लियर है? ओके, देखो, अब जलीय सीमा का मतलब यह है कि भारत के पास वो कौन कौन से देश हैं जिन्हें बहुत छोटे से रास्ते के द्वारा, जल के रास्ते के द्वारा हम वहां पर पहुंच सकते हैं। तो 7 तो हमारे कैसे देश हैं दोस्तों? 7 ऐसे देश हैं जिनसे हम स्थलीय सीमा साझा करते हैं, लेकिन इन 7 में से 3 देश ऐसे हैं जिनसे हम जलीय सीमा भी साझा करते हैं। उदाहरण के लिए, ये कौन सा देश है? तो सर ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान को अगर आप ध्यान से देखें तो जो गुजरात है दोस्तों, वो पाकिस्तान के साथ टेरेस्ट्रियल बॉर्डर भी शेयर कर रहा है, और बिल्कुल पास में आप देखें तो ये अरब सागर का इलाका है, अरेबियन सी का इलाका है, तो हम मरीन बाउंड्री भी शेयर कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के साथ हमारी जलीय सीमा भी बहुत पास में है, जो वाटर बाउंड्री है वो बिल्कुल पास में है, और स्थलीय सीमा तो हम साझा करते ही है। दूसरा देश यहां पर देखिए, बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ हम स्थलीय सीमा साझा करते हैं, सभी जानते हैं। जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल, तो वो स्थलीय सीमा साझा कर रहा है। लेकिन आप देखें तो वेस्ट बंगाल ही बिल्कुल पास में ये सुंदरबन डेल्टा वाला इलाका है बंगाल की खाड़ी में, तो हम जलीय सीमा भी साझा कर रहे हैं, हम कोस्टल बाउंड्री भी शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आप देखें दोस्तों म्यांमार, अब 2 हो गए ये, ठीक है। तीसरा यहां पर देखें म्यांमार, दिख रहा है क्या आपको? यह है म्यांमार। अब यहां ये जो आप आइलैंड देख रहे हैं, यह है अंडमान और निकोबार द्वीप। ये यहां पर एक द्वीप है, और इस द्वीप को हम कहते हैं उत्तरी अंडमान। क्या कहते हैं इस द्वीप को? इस द्वीप को हम कहते हैं उत्तरी अंडमान, नॉर्थ अंडमान। ठीक, यहां पर जो आइलैंड है, इस द्वीप को कहा जाता है दोस्तों कोको द्वीप, कोको आइलैंड। और ये जो कोको द्वीप है, इस पर म्यांमार का अधिकार है। किसका अधिकार है? इस पर म्यांमार का अधिकार है, भारत ने ही म्यांमार को दिया था। अब आप एक शब्द हमने पढ़ा था, जल संधि, हमने एक वर्ड पढ़ा था जल संधि। पहले जरा मैं आपको रिकॉल करा दूं कि हमने क्या जाना था। तो हमने एक शब्द पढ़ा था जल संधि, जिसे इंग्लिश में हम स्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं दोस्तों। तो जल संधि का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि सर जल संधि पानी का एक बहुत सकरा रास्ता है, पानी का एक बहुत सकरा रास्ता है, जो कि दो बड़ी जलराशियों को, जो कि दो बड़ी जलराशियों को आपस में जोड़ता है, दो बड़ी वाटर बॉडी को आपस में कनेक्ट करता है, जबकि
दो स्थलीय भागों को आपस में अलग कर, ठीक है, दो जलराशियों को आपस में जोड़ता है जबकि दो स्थलीय भागों को आपस में अलग करता है। तो जब ये सकरा रास्ता, अगर पानी का ये रास्ता सकरा है, अगर वाटर वे ये नैरो है तो इसे आप स्ट्रेट बोलोगे। लेकिन यही रास्ता अगर बहुत चौड़ा है, बहुत वाइड है तो इसे आप चैनल बोलोगे। अंतर कुछ नहीं है, जल संधि का रास्ता सकरा होता है और चैनल जो है उसका रास्ता चौड़ा होता है। दो बड़ी जल राशियों को जोड़ा जाता है और दो स्थलीय राशियों को अलग किया जाता है। अंडरस्टूड? यहां तक कोई दिक्कत? तो ध्यान देना, इन दोनों के बीच में यहां पर एक चैनल है, इसे कहा जाता है कोको चैनल। तो ये कोको चैनल क्या करती है, म्यांमार के कोको द्वीप को भारत के उत्तरी अंडमान द्वीप से अलग करती है। इट सेपरेट कोको आइलैंड ऑफ म्यांमार फ्रॉम नॉर्थ अंडमान ऑफ इंडिया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो कोको चैनल है ये एक प्रकार से भारत और म्यांमार को अलग करती है? यस और नो कमेंट करके बताओ, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो कोको चैनल है वो एक प्रकार से भारत और म्यांमार को अलग करती है? जल्दी बताएं, कह सकते हैं कि नहीं? कमेंट करें दोस्तों, यस और नो। ठीक है, वेरी गुड। हाँ सर, हम ये कह सकते हैं कि जो कोको चैनल है वो भारत और म्यांमार को अलग करती है। तो एक और हो गया, कितने देश हो गए? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। अब आगे बढ़ो। अब जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो यहां आपको एक आइलैंड दिख रहा होगा और ये जो आइलैंड है इसे कहा जाता है ग्रेट निकोबार। एटलस रखा करो हमेशा अपने पास, ग्रेट निकोबार। और यहां दोस्तों, यहां एक द्वीप है और इस द्वीप का नाम है सुमात्रा, जो कि इंडोनेशिया का एक द्वीप है, इंडोनेशिया का एक आइलैंड। इन दोनों के बीच में एक चैनल है, चैनल मतलब वही पानी का सकरा रास्ता, और इसे कहा जाता है, नहीं सकरा नहीं होगा, तो चौड़ा होगा, ग्रेट चैनल। तो ये ग्रेट चैनल क्या कर रहा है? व्हाट ग्रेट चैनल इज डूइंग? तो सर ये जो ग्रेट चैनल है यह भारत और इंडोनेशिया को अलग कर रहा है। कैसे? सर, ग्रेट निकोबार भारत का द्वीप है और सुमात्रा इंडोनेशिया का द्वीप है। तो जो ग्रेट चैनल है वो भारत के ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग कर। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। ठीक है, अब ध्यान दें एक और मसले पर, भारत और ये श्रीलंका, ठीक, इन दोनों के बीच में यहां पर एक खाड़ी है और इसे कहा जाता है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। और यहां पर है पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और पाक, PALK, पाक स्ट्रेट, सॉरी पाक बे। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करते हैं, इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करते हैं। और यहाँ पर एक पाक की जल संधि है जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, पाक स्ट्रेट। जब हम श्रीलंका की चर्चा करेंगे तो हम पाक स्ट्रेट भी पढ़ेंगे। पर मुख्य रूप से जो मन्नार की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मन्नार है, वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है, वो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करती है। बताइए क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब थोड़ा और देखें, ये भारत का एक द्वीप है, इसे लक्षद्वीप कहा जाता है और यहां एक आइलैंड है लक्षद्वीप में, इसका नाम है मिनिकॉय। क्या नाम है सर? इसका नाम है मिनिकॉय। और यहां पर आप जो देख रहे हैं ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन, लोग बाग बहुत जाते रहते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है, इसे कहा जाता है मालदीव, मालदीव, मिनिकॉय, मालदीव। इन दोनों के बीच में एक चैनल है जिसे कहा जाता है 8 डिग्री
चैनल, 8 डिग्री का चैनल, जो कि लक्षद्वीप के मिनिकॉय को मालदीव से अलग करती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत और मालदीव को 8 डिग्री का चैनल अलग करता है? 8 डिग्री का चैनल मतलब 8 डिग्री का उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 8 डिग्री का चैनल अलग करता है, 8 डिग्री का चैनल सेपरेट करता है, ठीक है। तो प्रश्न ऐसा आया है मैच द कॉलम में, जिसमें एक तरफ ये चैनल के नाम लिखे हैं और एक तरफ सीमा लिखा हो। तो 8 डिग्री, कमेंट करके बताओ, 8 डिग्री का चैनल भारत और मालदीव, मन्नार की खाड़ी या पाक की खाड़ी, भारत या श्रीलंका। फिर ग्रेट चैनल भारत और इंडोनेशिया। फिर पूछा कोको चैनल भारत और म्यांमार। तो ये भारत के समीप जलीय देश हैं, ये इंडिया की नियर वाटर बाउंड्री। क्या है? नियर वाटर बाउंड्री। बताओ यहां तक क्लियर है? सारी बातें क्लियर? ठीक, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब इसको लिख लेते हैं जो हमने पढ़ा है। तो हम ये लिख रहे थे, इसी को आगे बढ़ाते हैं। समीप जलीय सीमा, ओके। इसमें सबसे पहले आप लिखें भारत उत्तरी अंडमान व म्यांमार कोको द्वीप। कोको चैनल। फिर भारत, अच्छा हिंदी इंग्लिश का यह मसला नहीं होगा, ग्रेट निकोबार व इंडोनेशिया। ग्रेट चैनल। भारत श्रीलंका। गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक। 5वें नंबर पर लिख लेना पाकिस्तान, और 6वें नंबर पर लिख लेना बांग्लादेश। हो जाएगा, लिख लिया आपने? उत्तरी अंडमान। अभी ये पढ़ेंगे नव्या, आपका भी था, आनंद का भी एक जवाब क्वेश्चन था, ये हम पढ़ने वाले हैं। अभी जब हम द्वीप पढ़ेंगे ना, तो हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट में लिखा है भारत मिनिकॉय और मालदीव। फिफ्थ में पाकिस्तान और सिक्स में बांग्लादेश। जब लिख लें तो बता दीजिएगा, 2 पॉइंट मैं बोलूंगा उसके नीचे, ऐसा मतलब ऐसा करके लिख लेना नोट टाइप में, एक ऐसे और फिर एक।
हो गया। चलिए लिखिए, लिखिए। भारत, भारत, पाकिस्तान, म्यांमार और और बांग्लादेश से जलीय सीमा भी साझा करता है। इंडिया शेयर्स वाटर बाउंड्री विद म्यांमार, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। और लिखें, गुजरात और पश्चिम बंगाल स्थल के साथ जल सीमा भी बनाते हैं। गुजरात और पश्चिम बंगाल स्थल के साथ जल सीमा भी बनाते हैं। मिनिकॉय लक्षद्वीप का हिस्सा है। ठीक है, चलिए हो गया, वेरी गुड। एक और टॉपिक हमारा कंप्लीट हो। अब दोस्तों हम एक बड़ी कहानी शुरू करने जा रहे हैं जो 2 दिन चलेगी एटलीस्ट। आज कौन सा दिन है? हाँ, वेंसडे। 2 3 दिन चलेगी। ठीक, अब हम पढ़ेंगे एक एक देश के बारे में डिटेल से और जानेंगे क्या लिखा हुआ है। अब के लिए अभी नहीं, बाद में हम। चलो, अब आप हेडिंग लगाइए दोस्तों। अब हमें एक एक देश के साथ भारत के क्या संबंध हैं, क्या विवाद हैं, इन सब विषयों के बारे में पढ़ना है। क्या क्या टॉपिक है, इन सब के बारे में हम जान रहे हैं। तो पहली हेडिंग आप लगाएं, भारत, भारत बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश 1.4.a, भारत बांग्लादेश। ये हेडिंग लगाई आपने। सेकंड पॉइंट था कि गुजरात एंड वेस्ट बंगाल शेयर्स बॉर्डर विद गुजरात एंड वेस्ट बंगाल शेयर्स बॉर्डर विद लैंड एंड मरीन बॉर्डर, लैंड एंड मरीन बॉर्डर। गुजरात और पश्चिम बंगाल स्थलीय और जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक, अच्छा मुझे एक बात बताओ दोस्तों, थोड़ा सा मैं पूछ लूं क्योंकि एक कंफर्मेशन हो जाएगा। नहीं, इसको अलग से बनाइए। ये जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं, है ना। मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पर इंग्लिश मीडियम से कोई है? बिकॉज एक बार मैं पूछ लेना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं इंग्लिश में बोलता हूँ तो अगर कोई नहीं होगा तो फिर उसका कोई सेंस नहीं है। इज देयर एनीबॉडी हु इज फ्रॉम इंग्लिश मीडियम? ठीक है, चलिए तो फिर कोई बात नहीं। ओके ओके, तो ठीक है, ठीक है। आपको दिक्कत तो नहीं है? आप लोग बढ़िया लिख रहे हो? ठीक है, मुझे लगता नहीं कि दिक्कत जाती होगी। हिंदी इंग्लिश में काफ़ी क्लियर है। चलो ठीक है, तो फिर हम कंटिन्यू रखेंगे, जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ेंगे। भारत, बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश। अब यहाँ से हमें मैप की मदद लेनी है और मैप के द्वारा इन सभी टॉपिक को एक एक करके पढ़ना है। पहले ध्यान दीजिए, फिर हम चीज़ों को लिखेंगे। ठीक है, अच्छा साथ में ही लिखते जाना जैसे भी आप। अच्छा 1.5 है, चलो भैया 1.5 कर लो, मैंने गलत लिख दिया, ठीक कर लीजिए इसको। चलो अब जरा ध्यान दो। ठीक, अब सबसे पहली बात, हमें ऑलरेडी पता है कि सर भारत सबसे बड़ी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा शेयर करता है वो बांग्लादेश के साथ करता है। यस और नो? हम ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि इंडिया सबसे बड़ी जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है वो बांग्लादेश की। यहाँ तो ये थोड़ा सा, यहाँ म्यांमार आ गया, उसको इग्नोर करना, ठीक है, थोड़ा सा। तो हम सबसे बड़ी सीमा किसके साथ शेयर करते हैं? बांग्लादेश। कितनी करते हैं? तो सर 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। अब देखने वाली बात यह है, इंटरेस्टिंग, जहां से सवाल बनते हैं कि आखिर भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं, इंडिया के वो कौन कौन से स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों भारत के ऐसे 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं?
भारत के ऐसे 5 राज्य हैं, इंडिया के ऐसे 5 स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से, ध्यान देंगे। सबसे पहले आप देखें तो यहां आपको एक राज्य दिखेगा, एटलस निकाल देना अपना, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, अब मैं इसको अलग कर रहा हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। दोस्तों जो पश्चिम बंगाल है वो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। आप खुद देख लीजिए, पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश का पूरा जो पश्चिमी हिस्सा है और बहुत हद तक उत्तरी हिस्सा है वो किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। देख पा रहे हैं आप, पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल पहला राज्य है और सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश की। क्लियर। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहां मैं चीजों को जूम करूंगा, तो जरा ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पर। यहां पर बांग्लादेश खत्म हो रहा है, सॉरी, यहां पर पश्चिम बंगाल की सीमा खत्म हो रही है। फिर आप देखो असम की शुरुआत हो रही है। कैन यू सी दिस? किसकी शुरुआत हो रही है, असम की शुरुआत हो रही है। और फिर देखो मेघालय आ रहा है, मेघालय, और फिर असम आ रहा है। फिर क्या आ रहा है, असम। मतलब कहानी कुछ ऐसे बन रही है दोस्तों, कहानी कुछ ऐसे बन रही है कि सर सबसे पहले तो आ गया वेस्ट बंगाल। सबसे पहले क्या आ गया, वेस्ट बंगाल। इसके बाद बीच में थोड़ा सा हिस्सा असम का आ गया, फिर एक बड़ा सा हिस्सा मेघालय का आ गया, मेघालय का आ गया, और फिर क्या आ गया, असम। तो इस तरह से सीमा जुड़ी हुई। कितने राज्य हो गए सर, 3 राज्य हो गए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय। लेकिन याद रखना जरूरी है कि किस तरह से सीमा है। फिर आगे आप देखो तो इसके बाद दोस्तों जो आपको दिखेगा, ये असम हो गया, ये मेघालय हो गया, फिर असम। इसके बाद देखो त्रिपुरा, और त्रिपुरा को बहुत ध्यान से देखें। त्रिपुरा को ध्यान से इसलिए देखें कि जैसे ही आप त्रिपुरा को देखेंगे दोस्तों स्पेशली, तो त्रिपुरा की जो सीमा है वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरी हुई है, 3 ओर से। त्रिपुरा जिसका नाम देखिए 3 आता है नाम में, तो त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, या 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ। और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में एक स्पेशल लाइन बनाई गई है जिसे जीरो लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीरो लाइन कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है प्रश्न कि भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो एक ही देश की सीमा से 3 ओर से घिरा हुआ है। देखो सिक्किम की सीमा भी 3 देशों को लग रही है, सिक्किम की सीमा भी 3 देशों को लग रही है, लेकिन वो 3 अलग अलग देश हैं, नेपाल, भूटान और चाइना। लेकिन यहां पर त्रिपुरा की जो बॉर्डर है, ठीक है, त्रिपुरा की जो बॉर्डर है वो एक ही देश से 3 ओर से घिरी हुई। तो बांग्लादेश और त्रिपुरा, इन दोनों के बीच में भारत सरकार ने एक लेखा बनाई है जिसे जीरो लाइन कहा जाता है, जिसे शून्य रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीरो लाइन, शून्य रेखा। और इसके बाद कौन सा राज्य आता है सर, आखिरी में आता है मिजोरम। कौन सा राज्य आता है, मिजोरम। तो चलो भैया 5 राज्यों के नाम फटाफट बोलो। सर सबसे पहला राज्य आएगा वेस्ट बंगाल, और ये लॉन्गेस्ट है सर। ठीक है, अच्छा एक और प्रश्न यहां से बनता है, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। नेम द इंडियन स्टेट विच हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री। ये भी पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये राजस्थान नहीं है दोस्तों, आपको देखने में लग रहा होगा कि राजस्थान है, बट नहीं, ये क्या है, पश्चिम बंगाल। सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल के बाद क्या आया सर, असम। तीसरा राज्य कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी सर, मेघालय, मेघालय। चौथा राज्य कौन सा है, त्रिपुरा। अब त्रिपुरा के बारे में सर, 3 ओर से पाकिस्तान से बांग्लादेश से घिरा है, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और कौन सी लाइन है, जीरो लाइन है। और 5वें नंबर पर कौन सा आएगा सर, मिजोरम, मिजोरम। अब एक बात और जरा ध्यान देना, गौर करना, यहीं से प्रश्न बनते हैं। आप हर एक की कैपिटल देखो जरा ध्यान से, और देखो कि कौन सी कैपिटल
बांग्लादेश की बिल्कुल सीमा पर है। अब देखना एक एक करके, आप ही लोग बताना। सबसे पहले यह है कलकत्ता। तो क्या कलकत्ता बांग्लादेश की सीमा के पास है? नहीं है सर, अंदर की ओर है। ना कलकत्ता कोस्टल है और ना ही कलकत्ता बॉर्डर के पास। फिर आप देखो असम। असम की राजधानी दिसपुर, बांग्लादेश से काफी दूरी पर, अंदर की ओर। मेघालय की राजधानी शिलोंग, ये भी काफी अंदर की ओर है शिलोंग, देख पा रहे हैं आप। मेघालय के बिल्कुल आप कहें कि पूर्वी हिस्से में है, ठीक है। फिर आप देखें त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, इसको देखो जरा। ये बिल्कुल बांग्लादेश के साथ सीमा पर स्थित है, बिल्कुल बॉर्डर पर सिचुएटेड है। तो क्या है, ये ऑब्जर्वेशन हो कि सर ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड बातें भी हमें पता होनी चाहिए। मिजोरम की कैपिटल आइजोल काफी अंदर है, उत्तरी भाग में है, मिजोरम के नदर्न हिस्से में है, ठीक है। इस तरह से आप चीजें याद कर सकते हैं। चलें तो एक काम करें, कुछ पॉइंट लिख लिए जाए। लिख लें आप कुछ, यहां तक समझ में आया? यस और नो कमेंट करके बताइए, समझ में आया? ठीक, बहुत अच्छी बात है। चलो तो भैया लिख लो कुछ पॉइंट। ये इतना पूरा लिखो, मैं आपको 3 मिनट का समय, गिविंग यू 3 मिनट्स, राइट डाउन। लिख लो ये पूरा। देखिए मेरे हिसाब से अब ये नई होंगी, बहुत सी चीजें अपडेट भी करेंगे हम, बना लीजिए नोट। और सर मेंस के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। मैं समझा नहीं। रिजवान आपका प्रश्न एक बार बताएंगे फिर से आप? दामिनी, अभिलाषा, रानू, अनु। हाँ, थर्ड पॉइंट भी लिखना है आपको। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रमुख मुद्दे, इसलिए तो मैंने आपको 2-3 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं। लिखिए जल्दी से, 2 मिनट और हैं आपके पास। लिखिए भारत और बांग्लादेश के बीच प्रमुख मुद्दे।
सर त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच लाइन को, हाँ, सिर्फ त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच। बिल्कुल, रिजवान का एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि सर सभी को बोलते हैं या त्रिपुरा हो, तो सिर्फ त्रिपुरा और उसके बीच प्रमुख मुद्दे पे लिखना है। देखिए, सुंदरबन, सिपाही मुख बांध, तीस्ता नदी, 3 बीघा कॉरिडोर, फरक्का बैराज, अवैध प्रवासन, इलीगल माइग्रेशन, ट्रेन, भूमि बॉर्डर समझौता, लैंड बॉर्डर अग्रीमेंट। यही चीजें। उमेशा, जय, अनु, हाँ बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हो गया, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब इसको जरा समझ लें, ठीक, कि हमें अब क्या करना है कि भारत बांग्लादेश, भारत चीन और भारत पाकिस्तान के बीच में जो समझौते हैं या जो प्रमुख मुद्दे हैं, मेजर इश्यूज हैं, कुछ चीज़ों पर अग्रीमेंट भी है और कुछ चीज़ों पर डिसअग्रीमेंट भी है। तो उन सभी के बारे में छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है कि अगर यहाँ से कोई भी प्रश्न बनता है तो कम से कम हम इनका जवाब दे सकें कि आखिर ये मसले किनके बीच में हैं, ये समस्याएं किनके बीच में स्थित हैं। ठीक है, तो ये अब हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो कल से अब हम ये पढ़ेंगे दोस्तों। तो आप बस एक हेडिंग लगा लीजिएगा कि इसी में जो हमने अभी लिखा है ना, बी हम लिख रहे हैं 1.5, हमने इस तरह की हेडिंग बनाई थी 1.5 ए। ठीक है, इसी की आप एक सब हेडिंग बना लेना और पहली सब हेडिंग इस तरह मत बनाना, ऐसे बना लेना कि सर पहला जो मुद्दा है वो है सुंदर वन, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक, ओके, ऑल गुड। नहीं, जो मैं बोल रहा हूं वो बस आप याद करते। लैंड बॉर्डर अग्रीमेंट, लैंड बॉर्डर अग्रीमेंट, ठीक है। चलें, एक मिनट, अब मुझे बस एक बात बताना, थोड़ा सा मुझे आपकी हेल्प चाहिए है। आप मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा तो एक ये समस्या है वो दूर हो जाएगी। हाँ, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। हाँ, बस बस एक मिनट, मुझे आप लोगों को बता देना, अगर ये सही है तो बहुत बढ़िया रहेगा। दैट इज गोइंग टू बी ग्रेट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपको ये वर्ड सही दिख रहे हैं क्या? जस्ट टेल मी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे ब्लर दिख रहे हैं।
काफ़ी ज़्यादा। डन है। चलिए, तो आपसे कल मुलाकात होगी दोस्तों। अब आज मिलेंगे पहले हम शाम को 5:15 बजे, कल फिर मिलेंगे जिसमें हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।